नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या भाग 2। गरिमा और उनके पति अशोक जी गांव से दूर तथा अपनों से दूर शहर में बने अपने मकान में अकेला रहते हैं। उनके इकलौती बेटी श्रेयसी अपने शहर से दूर दूसरे शहर में रहकर आईआईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग कर रही है। अकस्मात एक रोज आधी रात को गरिमा की फोन बजती है और उठाने पर खबर आती है कि उसकी बेटी श्रेयसी जो आईआईटी की कोचिंग कर रही है, वह अपने कमरे के बाहर ऊपर से कूद कर खुदकुशी कर ली। आधी रात को अचानक फोन की रिंग बजने पर गरिमा के पति अशोक जी भी जाग गए और व्याकुलता भरे लहजे में कहने लगे, क्या हुआ? किसका फोन था? क्या कह रहा था? अपनी बेटी की खबर सुनकर गरिमा एकदम से पत्थर नुमा बन गई। उसके जुबान से आवाज नहीं निकल रही है, मान लो कि वह बेजुबान सी हो गई है। ऐसे में पति अशोक जी उसे बार बार हिलाते हुए पूछने पर भी वह कुछ नहीं कह रही है। ऐसे में अशोक जी चिंतित होकर गरिमा के फोन लेकर नंबर चेक करते हुए कॉल बैक करने पर उस पार से खबर आती है कि आपकी बेटी श्रेयसी अपने कमरे से बाहर जाकर बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे इस बात की जानकारी करने की प्रयास चल रही है कि घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ है। अशोक जी अपने पत्नी गरिमा को बार बार हिलाकर पूछने लगे, मगर गरिमा है कि किसी भी बात का जवाब दिए बगैर पत्थर नुमा बनकर बैठी रही। ऐसे में अशोक जी भारी मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ जहां बेटी श्रेयसी आत्महत्या कर ली, वहीं गरिमा की इस हालत को देखकर अशोक जी बहुत परेशान हो गए। घड़ी की ओर ताकते हुए देखा कि रात की 2:30 बज चुकी है। ऐसे में परेशान होने के साथ साथ सोचने लगे, यह तो बहुत बुरी खबर है। अब क्या करें? किसे खबर करें और कैसे खबर करें? किसे मदद करने को कहें? अशोक जी कुछ देर सोचने के पश्चात अपना बुआ जी का बेटा कुलश्रेष्ठ को फोन करके सारी बातें बताया तो बुआ जी के घर वाले सभी को खबर हो गया। आनन फानन में यह लोग अशोक जी के घर में पहुंच गए और श्रेयसी के पास जाने की विचार करने लगे, मगर अब गरिमा का क्या होगा? भाई कुलश्रेष्ठ के साथ चर्चा करने के बाद अशोक जी गरिमा को साथ लेकर शहर को चलने की विचार किया, ताकि सुविधा मिलने पर गरिमा को किसी डॉक्टर से दिखा लेंगे और उसकी इलाज करवा लेंगे। मगर मुसीबत एक नहीं है, एक साथ कोई तरह के मुसीबत आ गई है, जिन्हें लेकर अशोक जी बहुत परेशान होने लगे। भोर होते होते अशोक जी अपनी पत्नी तथा भाई कुलश्रेष्ठ को लेकर रवाना हो गए। अशोक जी अपने घर में ताला लगाकर चले गए तो भला उनके घर में अभी कौन रहेगा? बुआ जी शारदा देवी और पति महिपाल जी तथा बहू साहिनी अपने घर पर बैठे अशोक जी के तथा उनके खबरों की प्रतीक्षा करते रहे, ताकि आगे जैसे जैसे खबरें आएगा वैसे वैसे आगे की तैयारियां करेंगे। सुबह होते ही रोज की तरह अखबार आ गई। बहू साहिनी ने अखबार खुलते ही देखा कि फ्रंट पेज पर छपी खबर है कि आधी रात को दिल दहलाने वाली खबर आई है कि जाने माने इनकम टैक्स ऑफिसर की बेटी जो दूसरी शहर में रहकर आईआईटी एंट्रांस एग्जाम के लिए कोचिंग कर रही थी, अपनी चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार श्रेयसी बड़े दिनों से डिप्रेशन में रही, उस पर पढ़ाई की बहुत दबाव रही है। 2 बार आईआईटी के लिए एग्जाम दिया मगर सफल नहीं हो सकी। अब तीसरी बार के लिए उस पर घर वालों की प्रेशर इतना ज्यादा थी कि काफी दिन से डिप्रेशन में रही है। कोचिंग क्लास वाले तथा डायरेक्टर साहब का कहना है कि इस विषय में हमने पहले ही उसकी माता पिता को अवगत कराया था, मगर उनका कहना है कि कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करेगी तो जरूर कामयाब हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे में भला हम लोग क्या कर सकते हैं? बहू साहिनी के अखबार पढ़कर विस्तारित खबर सुनाने के पश्चात सासू माँ शारदा देवी एकाएक कहने लगी, यह तो सचमुच बहुत बड़ी अनर्थ हो गई है। बड़े दिनों से श्रेयसी बहुत परेशान रही है। उसने मुझे भी कोई बार कही थी कि दादी, मैं शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर रही हूँ। हालांकि इतना कमजोर नहीं हूँ, मगर मैं कुछ और पढ़ाई करना चाहती थी।
या तो किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एमबीए कर लूंगी या तो कोई सादा पढ़ाई कर लूंगी। आजकल तो बहुत से ऑप्शन है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद चाहे एमबीए कर लो या वकालत की पढ़ाई कर लो, या तो यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज में चली जाओ और आईएएस की एग्जाम देकर अफसर बनो। आईटी सेक्टर में भी बहुत से ऑप्शन है, बीसीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग भी है, पैरामेडिकल है, या तो नीट। कोई भी सेक्टर में जा सकती हूँ, मगर मेरी माँ चाहती है कि मैं आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में इंजीनियर की पढ़ाई करके भाभा जैसे इंस्टीट्यूट या डीआरडीओ, इसरो, नासा में चली जाऊं। मेरी माँ अक्सर कहती है कि अगर मैं अच्छी जगह पर पहुंच गई तो फ्यूचर में किसी अब्रोड में रहने वालों के साथ मेरी शादी करवा देंगी और मैं अब्रोड में सेटल हो जाऊंगी। यहाँ हमारे देश में रखा ही क्या है, विदेश में रहने वालों की एक अलग ही इमेज होती है। मेरी माँ हमेशा उनकी बुआ जी की बेटी तनिष्का की बातें करती है, जो अभी नॉर्वे में रहती है। तनिष्का की माता पिता दोनों ही अंडमान में सेंट्रल स्कूल में टीचर है। उनकी इकलौती बेटी तनिष्का, जो कुछ वर्ष पहले मिस यूनिवर्स की कॉन्टेस्ट में गई थी, मगर 8वीं नंबर पर रही। वह अंडमान में पढ़ाई करने के बाद आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करके आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। 3 साल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहकर वहां से 2 वर्ष के लिए यूएसए में, फिर यूके के बाद अब नॉर्वे में रहती है। उसके हस्बैंड जर्मनी में रहते हैं और उसके माता पिता भी मौका पाते ही बेटी के पास चले जाते हैं। उनके लिए एक गर्व की विषय है। मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं भी तनिष्का मौसी की तरह किसी यूरोपियन कंट्री में या तो यूएस या यूके में चली जाऊं और मेरे माता पिता मेरे पास घूमने को जाएंगे, मगर इतने सारे पढ़ाई का बोझ मुझसे सही नहीं जाती। कभी कभी लगता है कि मेरी दिमाग फेल हो जाएगी। बहू साहिनी कहती है, आखिर गरिमा भाभी को अपनी बेटी पर इतना दबाव बनाने की क्या आवश्यकता थी, जब बेटी खुद ही कह रही है कि मैं बहुत उलझती जा रही हूँ, तो फिर उस पर इतना दबाव बनाने का क्या जरूरत थी। उनकी इकलौती बेटी कुछ भी पढ़ाई लिखाई करे, क्या फर्क पड़ेगी, पैसे वाले हैं। कल को एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा दो और अपने ही घर के नजदीक रख लो, क्या मुश्किल होगी। आईआईटी के बदले किसी और संस्था से भी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। जैसा कि मान लो बहुत से बच्चे लोग नीट की एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी को अच्छे तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिले। ऐसे में बहुत से लोग प्राइवेट कॉलेज या तो विदेशों में जाकर पढ़ाई करके आते हैं। वैसा ही कर लो। ऐसा तो नहीं कि केवल आईआईटी बॉम्बे में है भर्ती होनी है। बातों बातों में शारदा देवी कहती है, ऐसे तो श्रेयसी बहुत होशियार लड़की रही है, मगर जरूरी नहीं कि आईआईटी मुंबई में ही उसे दाखिला मिल जाए। ऊपर से इंजीनियरिंग में तो बहुत से ब्रांच होती है, नीट की तरह नहीं है। नीट में जैसा कि केवल एक एमबीबीएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक डेंटल है, पर उसे भी लोग इतने तवज्जो नहीं देते। ऐसे में देखा जाए तो आईआईटी या इंजीनियरिंग में बहुत से ब्रांच है, मगर कोई अगर कहें कि पार्टिकुलर एरोस्पेस वाली सब्जेक्ट में एडमिशन लूंगी तो मुश्किल होती है। ऐसे तो केवल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने पर भी सब कुछ हासिल नहीं हो जाते, आगे भी बहुत से मास्टर डिग्री करने होते हैं। ऐसे में मन चाहा ब्रांच मिले ना मिले, फिर भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एमबीए कर लो और फ्यूचर में उनको 3-4 लाख रुपया महीना के हिसाब से सैलरी तो मिल ही जाएगी, और कितना चाहिए। इस तरह से जो भी बच्चे अच्छे कंपनी में नौकरी हासिल करते हैं, उन्हें 5-6 लाख रुपया महीना भी मिल जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी मन की संतोष, अगर मन में संतुष्टि न हो तो महीने में चाहे 1 करोड़ रुपया भी मिल जाए तब भी क्या होगा। उनके बातों का समर्थन करते हुए बहू साहिनी कहती है, हाँ यह बात तो है। ऐसे में शारदा देवी कहती है, हमारे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की थी, उसने हमेशा घर पर पति से लड़ाई करती थी कि उसका पति को जो भी तनख्वाह मिलती है सारे के सारे लाकर पत्नी के हाथों में दे,
और जब जब खर्च के लिए रुपया की जरूरत होगी अपनी पत्नी से मांग लिया करें। मगर उसका पति इस बात पर एतराज करते हुए कहता है, छोटी छोटी बात पर पत्नी से पैसा कैसे मांग सकते हैं? ऐसे में थोड़ा बहुत पैसा अपने पास रख लिया तो कौन से गुनाह कर लिया? जबकि तुम भी तो नौकरी करती हो, मैं तो कभी तुमसे ऐसा नहीं कहा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।